Now this is the energy associated with the different energy levels of hydrogen atom. Now let us talk about the spectral series of hydrogen atom. तो अब हम बात कर रहे हैं spectral series की. हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल सीरीज़ की बात कर लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दी बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, एनर्जी जो है वो एक फोटोन की एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी या एक फोटोन की एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी. जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, रिलीज़ कब करेगा? जब वो जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ. तो यही कंडीशन हम ले लेते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज़ के लिए. और वो बोर्स थ्योरी कहती है कि एच न्यू किसके बराबर होना चाहिए? एनर्जी रिलीज्ड इनिशियल माइनस में से फाइनल. बट वी आर सेइंग कि इनिशियल क्या है? ये इनिशियल है, इनिशियल फाइनल लेवल टू दी ये फाइनल लेवल हो गया. तो अगर आप कह सकते हो कि इनिशियल लेवल जो था वो और हायर नंबर का था, उसके पास हायर एनर्जी थी, और जो लोअर वाला था वो कैसा था? जिसके पास यानी फाइनल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया है जंप करके नीचे की तरफ आया है, तो उसने क्या रिलीज़ किया? एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ कर दी इनिशियल से जब फाइनल की तरफ आया. लेकिन जो एटॉमिक जो ऑर्बिटल नंबर था, सो यहाँ लिख देते हैं कि जो इनिशियल एनर्जी लेवल है वो N2 है, उसका जो एनर्जी लेवल नंबर है वो N2 है, वो हायर एनर्जी लेवल पे है, और N1 जो है वो लोअर एनर्जी लेवल पे है. ये N की टर्म्स में, क्योंकि हमें फाइनली तो एनर्जी को लाना है N की टर्म्स में लाना है. और ये पीछे दिखाती हूँ मैं, एनर्जी को हमने N के ही रिलेशन में लाना है, बाकी सब तो सेम ही है. ये 13.6 तक तो सेम रहेगा हाइड्रोजन के लिए भी, लेकिन सिर्फ N वेरी कर रहा है. तो N अगर 1 ले रहे हो फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकंड ले रहे हो सेकंड ऑर्बिट हो गया. तो हम सेकंड वाले से यानी हायर एनर्जी वाले से लोअर एनर्जी वाले की तरफ जा रहे हैं. और अगेन अब देखो यहाँ माइनस सिंबल है, तो जब आप माइनस यहाँ लगाओगे तो ये लेवल, इसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा. मैं लिखती हूँ यहाँ पे पहले एनर्जी का रिलेशनशिप, क्योंकि अभी हम ये नहीं कहते कि हम जेड हाइड्रोजन एटम के लिए जो बात कर रहे हैं उसमें हम जेड को हमें क्या लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा. तो पहले तो मैं पूरी एक्सप्रेशन लिख देती हूँ, सो दैट कि 2π² m/4 आपके पास यहाँ रिलेशनशिप आता है, एंड नीचे आ जाता है h². एंड अंदर जब आप इसे लिखेंगे तो क्योंकि माइनस सिंबल था यहाँ पे, देखिए रिलेशन में यहाँ माइनस सिंबल था, तो यहाँ मेरा n जो है वो अब उल्टा इंटरचेंज हो जाएगा. z तो 1 हो गया, लेकिन n अब क्या हो जाएगा? 1/n ऑफ 1 माइनस n ऑफ 2 हो जाएगा. स्क्वायर लिया बोथ दोनों का, जैसे हमने यहाँ रिलेशन में हमारे पास स्क्वायर था वही स्क्वायर अभी भी रखा है, लेकिन हायर एनर्जी लेवल यानी मेरा इनिशियल एनर्जी लेवल N2 था, बट उसके साथ नेगेटिव सिंबल था तो वो बाद में आ गया, और ये जो नेगेटिव सिंबल था ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और ये पहले चला गया. तो ये पूरा एंटायर रिलेशनशिप अब हमारा बन चुका है. देन अब क्या करते हैं? अब इसे हम चेंज करेंगे दूसरी फॉर्म में, यानी कि मैं इसे रिगबर्ग कॉन्स्टेंट की फॉर्म में लाना चाहती हूँ. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी ठीक कर लेते हैं, क्योंकि पहले मैं एनर्जी का रिलेशन लिख रही थी, फिर मैंने पूरा ही इसमें पुट कर दिया. तो मैं इसे ठीक लिख देती हूँ यहाँ पे, EI माइनस EF, और ये किसके बराबर था? H न्यू के बराबर. तो आई वॉन्ट टू टेक दिस H इन द डिनोमिनेटर सो दैट कि ये न्यू बच जाए सिर्फ, और आपके पास कॉन्स्टेंट बच गया mke⁴/h² आ गया आपके यहाँ पे. h का हमने स्क्वायर कर दिया. अगेन मैं इसे फर्दर चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे क्यूब में चाहिए ताकि हम इसे वेव नंबर की फॉर्म में ले आएँ. तो मैं इसे आपको यहाँ रिप्रेजेंट करके बताती हूँ. पहले तो रिलेशन क्या है, और ये दोबारा इक्वेशन हमें एज इट इज़ लिखनी पड़ेगी. तो मैं यहाँ रिलेशन लिख देती हूँ कि हमें पता है, यहाँ लिख देते हैं. चलिए, हमें पता है कि फ्रिक्वेंसी का रिलेशनशिप क्या होता है? c/λ होता है. तो अगर हमें वेव नंबर चाहिए, यानी कि सिर्फ वेव नंबर चाहिए, तो हम उसे न्यू बार में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/λ की फॉर्म में. ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ 1/λ एंड c को इधर लेके आएँ, तो फिर 1/λ वाली टर्म जो है वो आपकी वेव नंबर बन गई. तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 1/λ एंड दिस विड बी इक्वल टू वेव नंबर, एंड देन आप इसके अंदर रिलेशन पुट कर दीजिए. ओके, एक यहाँ पर एक मिस्टेक मुझे पकड़ में आया कि ये h² तो फॉर्मूले में ही था. लेट मी सी, हाँ h² तो हमारे फॉर्मूले में ही है, और एक h और हम नीचे लेके आएंगे तो इट विल बी क्यूब. सो ये क्यूब हो जाएगा. सो बाकी रिलेशन ठीक है. तो 2π² mke⁴, और ये h³ एज इट इज़, एंड यहाँ से फ्रिक्वेंसी c/λ होना चाहिए था ये इस वजह से, बट मुझे वेव नंबर में चाहिए था 1/λ, तो c को भी हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं. तो c भी डिनोमिनेटर में आ गया, और अब ये कहलाएगा जो बाहर कॉन्स्टेंट्स बन गए हैं सारे,
ये सारे कांस्टेंट्स मिलके एक कांस्टेंट बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। तो मैं इसे लिख देती हूँ, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू हो गया 2π² mk² e⁴/ch³ एंड जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये इसकी आफ्टर प्लेसिंग द ऑल द वैल्यूज़, ये आप इसमें के की वैल्यू पुट कर दो। सी सब कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इन सब की वैल्यूज जब आप इसमें प्लेस करोगे तो यू विल गेट द स्टैंडर्ड वैल्यू। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी और ये कहलाता है हमारा, मैं इसको स्पेल भी कर दूँ, रिडबर्ग फॉर्मूला या कांस्टेंट। So this is your Rydberg constant. So now our relationship for the spectral series will become, अब हमें Rydberg constant का वैल्यू पुट कर देना है। तो NF², F को मैं यहाँ पर 1 बोल रही थी, फाइनल को 1 बोल रहे हैं, 1² माइनस N(2²). तो फाइनल माइनस इनिशियल हम ले रहे हैं। फाइनल कम लोअर एनर्जी लेवल है और N2 जो है इनिशियल वाला वो हायर एनर्जी लेवल है। R जो है रिडबर्ग कांस्टेंट की हम स्टेटमेंट दे चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हम स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें अलग अलग डिफरेंट वैल्यू ऑफ N के लिए हमें अलग अलग वेव नंबर की वैल्यूज़ मिलती है और उन सीरीज़ का हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे पहली सीरीज़ है यहाँ पर लेमैन सीरीज़, यानी कि द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम द हायर एनर्जी टू द लोअर एनर्जी। और हायर एनर्जी कौन सी थी, सेकेंड ऑर्बिट से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, इनसे जंप करके जब वो फर्स्ट पे आता है तो उस सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, लेमैन सीरीज़। तो ये सीरीज़ हमारी हो जाती है लेमैन सीरीज़ को मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ। सो दिस इज़ योर लेमैन सीरीज़ फर्स्ट वन। इसके अंदर बोला जाता है ये किससे बिलोंग कर रही है, अल्ट्रा वायलेट रीजन से बिलोंग करती है ये। और इस केस के लिए जो इनिशियल वैल्यू है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 जो वैल्यू लिया था तो आपकी इनिशियल वैल्यू थी N2, तो N2 आपकी हो गई 2 और जो फाइनल वैल्यू होगी जहाँ पर आकर वो रुकती है तो वो कह रहा है, अच्छा दोनों केसेस हैं। अगर आपने मैक्सिमम निकालना है वेवलेंथ तो इनिशियल वैल्यू हो गई 2, यानी आप 2 से 1 पे ला रहे हो। अगर आपको मिनिमम निकालना है वेवलेंथ तो फिर आपके लिए इनिशियल वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, कि आप इन्फिनिटी से लेकर फर्स्ट ऑर्बिटल लेवल पर लेकर आ रहे हो। तो दोनों के लिए हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला तो हमारा क्या होता है, 1/λ, जिसको हम वेव नंबर बोल रहे थे और जिसके अंदर हमने r की वैल्यू पुट की, लेकिन यहाँ पे n 1 हो जाता है तो फर्स्ट ऑर्बिट क्या है हमारा 1 हो जाएगा। तो इसको तो हम ले लेते हैं 1। ये हमारा क्या था, फाइनल ऑर्बिटल लेवल। फाइनल कहाँ लाना है, यहाँ फर्स्ट पे लेकर आना है। तो इस वक्त मैंने यहाँ पे फाइनली लिखा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल इस तरीके से याद रख लो, या फिर जैसे मैंने यहाँ N1 N2 लिख दिया था, जो आपको कन्वीनियंट लगे उस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो N इनिशियल की वैल्यू मुझे पुट करनी है, वो है 2, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारी हो सकती हैं, ये लिखी हुई है यहाँ पे, और लेकिन N फाइनल जो है वो 1 है। तो यही एक्सप्रेशन आपका बन सकता है 1/1² माइनस 1/Ni इनिशियल की। तो डिफरेंट वैल्यूज़ आप प्लेस कर सकते हो, देन यू कैन फाइंड। लेकिन अगर हम इनिशियल की वैल्यू 2 पुट कर दें तो यानी आपको मैक्सिमम वेवलेंथ मिल जाएगा। मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप है, इनके साथ फ्रीक्वेंसी के साथ, सॉरी वेव नंबर के साथ, या इस रिलेशनशिप के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ आपको मैक्सिमम मिलेगा एंड दैट विल कम आउट टू बी 3/r। और इसी तरीके से वेवलेंथ जो है वो मिनिमम भी मिलेगी, दैट इज़ 1/r। तो ये डिफरेंट केसेस हो गए कि कब मैक्सिमम मिल रही है, कब मिनिमम मिल रही है। सेकेंड जो सीरीज़ आती है वो कहलाती है बाल्मर सीरीज़। और बाल्मर सीरीज़ में जो ऑर्बिट हमारा स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, थर्ड से। उधर 2 से शुरू होता है इनिशियल ऑर्बिटल लेवल, यानी जहाँ आप फाइनली उसको ला कर रखेंगे वो फर्स्ट नहीं होगा, आपकी बार वो होगा 2। तो ये 2 ऑर्बिटल एनर्जी लेवल 3 से 4 दूसरे पर ला रहे हैं, थर्ड से हम सेकंड पर लेकर आ रहे हैं, जबकि लेमैन सीरीज़ में हम सेकंड से फर्स्ट पर लाए थे, सेकंड से फर्स्ट पे लेके आए थे। तो यहाँ पर भी हम सेम रिलेशनशिप अगर हम निकालें तो फॉर्मूला अब आपका बाल्मर के लिए बन जाता है r, और यहाँ पर 1/2² हो जाएगा माइनस 1/n(i). n(i) की आप डिफरेंट वैल्यूज़ यानी 3, 4, 5, 6 पुट कर सकते हैं। लैम्डा मैक्सिमम इस केस में आ जाता है 36/5r, यानी अगर आप मैक्सिमा निकालना चाहते हो तो n की वैल्यू 3 पुट करके सॉल्व करोगे, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। इसी तरीके से मिनिमम आपको मिलता है एंड देन मिनिमम की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4/r। थर्ड सीरीज़ जो हमारे पास आती है वो कहलाती है स्पार्शन सीरीज़।
और पास्चन में भी हमारे पास हायर एनर्जी लेवल अब 4 से स्टार्ट हो रहा है और लोएस्ट वन कितना है, 3rd पे एंड हो रहा है। यही कंडीशन हमारी N4 एंड एक मिनिमम के लिए इन्फिनिटी कंडीशन रह जाती है। अच्छा, ये लास्ट मैंने बताया नहीं, ये विजिबल रीजन से कनेक्ट करती है और ये कहलाती है आपकी इंफ्रारेड रीजन में, यानी पास्चन इज विद इंफ्रारेड रीजन और बाल्मर इज विद विजिबल रीजन। सो अगेन वी विल पुट द वैल्यू 1/λ की वैल्यू पुट कर देते हैं। न्यू बार इज कमिंग आउट टू बी 1 अब की बार 3 क्यूब हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी लोएस्ट है, 3rd आ रहा है और ये Ni इनिशियल की तो वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं और बाहर आप मल्टीप्लाई करेंगे R से। एंड देन इसी तरीके से जैसे हमने पहले निकाला लैम्डा मैक्सिमम निकाल लेते हैं, तो वो आपकी वैल्यू आ रही 144/7R। इसी तरीके से मिनिमा भी निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 9/R। सेम हम अगला देखें केस, ये इंफ्रारेड से अलग अलग रीजन से वो बिलोंग करती हैं। 3rd आ जाती है, 4th आ जाती है आपके पास ब्रैकेट सीरीज़, और ब्रैकेट के लिए भी इनिशियल वैल्यू 5 और मैक्सिमम 4, एंड मैक्सिमा के लिए इंफ्रारेड रीजन से ये बिलोंग करते हैं। 3 इंफ्रारेड की, एक अल्ट्रावायलेट, एक विजिबल। तो लेमन जो है आपकी जो है वो अल्ट्रावायलेट से, बाल्मर विजिबल से, एंड बाकी तीनों पास्चन हो गई, ब्रैकेट हो गई एंड पी फंड हो गई, वो तीनों कैसी हैं, वो इंफ्रारेड रीजन से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लिख देते हैं, बहुत ही ईजी हो जाता है हमारे लिए। अगर एक बार आपको पता हो कि सीरीज़ का 4th ऑर्बिट पे, मतलब 4th एनर्जी लेवल पे जाके इसे रुकना है, तो ये हो गया 4 स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर एंड दिस वन। तो लैम्डा मैक्सिमम अगर आपको निकालना हो तो दिस विल बी 400/9R। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको याद कर लेनी चाहिए, कभी कभी यूज़ में आ जाती हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कभी बार। तो ये अच्छा ओके, ये तो सेकंड था स्क्वायर, समटाइम्स करेक्शन 3 स्क्वायर है और बाय मिस्टेक मैंने क्यूब लिख दिया था, तो ये 4 स्क्वायर हो गया। एंड द लास्ट सीरीज विल सी, इसके अंदर अब लोअर एनर्जी लेवल जो है, हायर एनर्जी लेवल 6 से स्टार्ट होगा, लेकिन जहाँ लाकर रुकना है वो है 5। तो यही वैल्यू चेंज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की, वेव नंबर की, सॉरी। एंड देन आर को हम यहाँ पुट कर देंगे 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n ऑफ आई स्क्वायर। और अगर आप लैम्डा मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, सो दिस इज़ 900/11R। एंड लैम्डा मिनिमम अगर हम देखें तो दैट विल बी 25/R। दिस इज़ योर पी फंड सीरीज़, और ये किससे बिलोंग कर रही है, इंफ्रारेड रीजन से ये बिलोंग कर रही है। कंडीशन क्या थी, 5, 6 से और 5th ऑर्बिट तक आएगी। तो 5th है, 5th नंबर से भी कोरिलेट कर सकते हो। देखो ये 5 हैं, पाँचों अलग अलग नंबर पे हैं। तो फर्स्ट लेमन, देन लेमन फर्स्ट है तो फर्स्ट N1 हो गया, बाल्मर सेकंड है तो सेकंड नंबर पे और एनर्जी लेवल पे आकर रुकेगा, पास्चन 3rd है तो 3rd पे ऑर्बिट पे आके, ब्रैकेट 4 है तो 4th पे, एंड पी फन 5th है तो 5th पे आके रुक रहा है। तो ये सब हमें सिर्फ लर्न करनी होती है। और इसका फिगर भी देख लेते हैं। दिस इज़ द फिगर फॉर द डिफरेंट ऑर्बिटल लेवल। जैसे पी फंड जो है वो इन्फिनिटी से भी, इन्फिनिटी वाला भी दिखा दिया मैंने, या तो इन्फिनिटी से आके 5th पे रुकेगी, या फिर आप कहीं पे लिखे हैं तो, लेकिन उसका लोएस्ट एनर्जी लेवल n जो है वो 5th ही होगा। तो ये इन्फिनिटी मतलब ये एक ऊपर वाले से बिलोंग कर रही है। तो मुझे लग रहा है नंबर शिफ्ट हो गए हैं। सो दिस इज़ रिलेटेड विद दिस वन, एंड ये 7th वाला इधर से है, 6th वाला इससे बिलोंग कर रहा है, और ये 5th इससे बिलोंग कर रहा है। तो कहाँ पर आकर रुक रही है, इस पे आकर रुक रही है। नेक्स्ट इज़ n इज इक्वल टू 4, तो ये n मेरा 5th यहाँ आना चाहिए, और ये 3 पर, तो आप ब्रैकेट को बोल सकते हैं 4th पे आके रुकेगी। ये N4 है, इस वाले से रिलेट कर रहा है, ये N3 है, दिस इज़ N2। ये बाल्मर हुई, तो हर एक के ब्रैकेट में भी लिख दिया है कि ब्रैकेट कौन सी है इंफ्रारेड रीजन में ये एक्ट करती है, ब्रैकेट भी, पी फंड भी और पास्चन भी। इन तीनों के लिए इंफ्रारेड ही काम कर रहा है। ये तीनों ही इंफ्रारेड में थी, जबकि हमारी जो बाल्मर सीरीज़ है वो विजिबल रीजन में चलती है। तो ये सेकंड वाली जो है वो विजिबल रीजन में है, और अल्ट्रावायलेट जो है वो लेमन जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आपके एक्ट करेगी। अब बात कर लेते हैं हम कुछ लिमिटेशंस की बोर्स मॉडल की। द फर्स्ट लिमिटेशन वॉज दैट इट वॉज वैलिड ओनली फॉर द हाइड्रोजेनिक एटम, यानी कि एक ऐसे एटम के लिए ही एप्लीकेबल थी जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। हीलियम के लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं हो पाई, क्योंकि उसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन थे। क्योंकि बोर्स कंडीशन में बोर क्या कंसीडर कर रहे थे कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करती है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, लेकिन जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन आपस में भी इंटरेक्ट करेंगे, तो उनके बीच में भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होनी चाहिए, और उसको बोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो दिस वाज ओनली वैलिड
इट कुड एक्सप्लेन दी स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेकिन उससे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम के बारे में इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। सेकेंड मेजर प्रॉब्लम था कि कई बार जो स्पेक्ट्रम होता है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की भी बात करें तो उसके पास एक सिंगल फ्रिक्वेंसी नहीं होती, बल्कि क्लोज्ड ग्रुप होता है। फ्रिक्वेंसीज़ का काफ़ी क्लोज ग्रुप की फॉर्म में आती हैं, जिनमें फ्रिक्वेंसी स्लाइटली वेरी करे, यानी कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग वन फ्रिक्वेंसी वी विल गेट अ बंच ऑफ फ्रिक्वेंसी वेयर इज़ अ स्लाइट वेरिएशन इन द फ्रिक्वेंसीज। तो ऐसी फ्रिक्वेंसीज के बारे में कोई भी फीचर, कोई भी एक्सप्लेनेशन हाइड्रोजन ने अपनी स्पेक्ट्रल सीरीज़ में नहीं दिया। थर्ड, इट कुड नॉट इवन एक्सप्लेन कि क्यों हम सर्कुलर ऑर्बिट ही मान रहे हैं। सर्कुलर ऑर्बिट क्यों मान रहे हैं? हम इलिप्टिकल ऑर्बिट में मान सकते हैं, अगर हम क्लोज लूप ले रहे हैं तो हम इलिप्टिकल ऑर्बिट की शेप भी हो सकती है, तो सर्कुलर ऑर्बिट्स ही क्यों माने गए? थर्ड, ये भी नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अगर ऑर्बिट में रिवॉल्व अराउंड करेंगे तो उनके वो एक वेव नेचर रखते हैं, तो अगर वेव नेचर रखते हैं तो रेडिएशंस को एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लूज़ करनी चाहिए। वो अगेन यहाँ ये कंसीडर किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम था। देन लास्ट जो मेजर इशू था वो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रिलेटिव इंटेंसिटीज़ की कोई बात नहीं हुई। तो यहाँ मैंने ये टर्म लिखा है, ये वाला पॉइंट अच्छा पॉइंट था, बाकी तो फिर भी ठीक है। इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटीज़ ऑफ द फ्रिक्वेंसी इन दिस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में जो रिलेटिव इंटेंसिटीज़ थी उनके बारे में कुछ नहीं बताया। दैट मीन्स रिलेटिव फ्रिक्वेंसी से यहाँ मतलब ये है कि कुछ जो लाइट थी, कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज जो थी वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, उनको एटमॉस्फेयर फेवर कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसीज थी जो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जो वीक थी। तो ऐसा डिफरेंस क्यों? अगर हम सभी के ऊपर या पूरे हाइड्रोजन एटम के ऊपर हमने सेम ही प्रोसेस, सेम ही प्रिंसिपल अप्लाई किया है, सेम ही पोस्टुलेट्स अप्लाई किए हैं, तो फिर ऐसा क्यों कि कुछ फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो हाई इंटेंसिटी की हैं और कुछ फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो लो इंटेंसिटी की हैं? तो ये इंटेंसिटी वेरिएशन क्यों आ रहा है, ये रिलेटिव इंटेंसिटी क्यों क्रिएट हो रही है, ये एक्सप्लेनेशन भी बोर्स अपने मॉडल में नहीं दे पाए। लास्ट पॉइंट हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट थी इन दी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर आप कहीं स्पेक्ट्रल सीरीज़ जो हैं, अगर आप उनके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये स्प्लिट हो जाती हैं और फर्दर बैंड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। सेम ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी ये डिफरेंट स्प्लिटिंग इफेक्ट शो करती हैं। तो ये स्प्लिटिंग इफेक्ट अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, इसको कहते हैं हम स्टार्क इफेक्ट। तो ये स्टार्क और ज़ीमैन इफेक्ट क्यों हो रहे हैं? जब हम कह सकते हैं हम इन्हें इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, तो इसके बारे में भी बोर्स ने अपनी थ्योरी में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो ये क्या कहलाता है? ये स्प्लिटिंग है ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की बात हो रही है यहाँ पर, ज़ीमैन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट। ऑल्दो ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है, बट ये प्रॉपर्टी होती है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।